हेलो फ्रेंड्स, एग्जामगंज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक। तो आइए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। ये क्या होता है? तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट के बारे में। देखिए, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट जो है ये छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा शुरू की गई एक संरक्षण पहल है। ठीक, ये एक रेस्टोरेंट एक्चुअल में रेस्टोरेंट खाने पीने का जगह होता है। तो ये भी वैसा ही है, लेकिन ये जो मानव के लिए नहीं है, ये पक्षियों के लिए है। तो ये क्या है? ये हॉर्नबिल रेस्टोरेंट जो है छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा शुरू की गई एक कंजर्वेशन पहल है। इसका उद्देश्य है कि मालाबार पाइड हॉर्नबिल पक्षी का संरक्षण करना। ये एक विशेष प्रकार की पक्षी है, ठीक, इसका संरक्षण करना। ठीक, इस कहाँ पे बनाया गया है, इसका लोकेशन कहाँ है? तो इसका लोकेशन है गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट स्थापित किए गए हैं रिसेंटली। ये आप पिक में देख सकते हैं, ये पक्षी जो है ये हॉर्नबिल है, और इसी के ऐसे ही पक्षियों के बचाव के लिए, इनको समय पे भोजन अवेलेबल कराने के लिए इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। ये एक्चुअल में ये रेस्टोरेंट क्या है, तो अभी जस्ट बताया है कि ये कोई मानव निर्मित रेस्टोरेंट नहीं है। ये क्या है, तो एक ऐसे जगह बनाए जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे फल देने वाले स्वदेशी पेड़ों को लगाया जाएगा। ठीक, स्पेशली जैसे जहाँ पे अंजीर, फाइकस के फल वाले पेड़ हो, उसको लगाया जाएगा, जहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे पक्षी आएंगे और उन्हें भोजन मिल पाएगा। तो ये एक बढ़िया पहल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पहल से रिलेटेड जो है, ऐसा ही एक पहल वल्चर के फूड के लिए बनाया गया था। ठीक, और उसको हम लोग वल्चर रेस्टोरेंट कहते थे। तो इसके पहले वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया था। यहाँ पे गीधों के लिए जो है सुरक्षित भोजन अवेलेबल कराया जाता था। तो गीधों का सुरक्षित भोजन क्या है? डेड बॉडी है। तो यहाँ पर जो है शवों को अवेलेबल कराया जाता था। अब यहाँ पे बात हॉर्नबिल की आई है, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स आप लोग जान लें कि जो हॉर्नबिल होती है, इसे इसे जो है वनों का किसान कहा जाता है। फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वनों का किसान। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? जनरली जो है, आप बायो में एक छोटा सा टर्म पढ़े होंगे सीड डिस्पर्सल का। तो ये क्या करती है, ये फल फ्रूट्स को खाती है, उसके सीड को निगल जाते हैं और जगह जगह पे जाके और उस सीड को जो है फैलाते हैं। तो यानी सीड डिस्पर्सल करते हैं, जिससे जो है वनों में वृद्धि होती है, जगह जगह पे पेड़ पौधे उगते हैं। तो इस नेचर की वजह से इसे वनों का किसान भी कहा जाता है। अच्छा, आप लोग जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल का भी नाम सुने होंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल भी एक पढ़े होंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये स्पेशली मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है नागा जनजाति, नागा ट्राइब्स। इनके द्वारा मनाया जाता है। स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे तो नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा, तो कोहिमा में एक गांव है, उसका नाम है किसमा विलेज। ठीक, तो उस किसमा विलेज में मनाया जाता है। आइए आज का अगला टॉपिक देखते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है भारत में जुगनू की प्रजातीय विविधता। इसके बारे में देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक फोटो दिख रहा है यहाँ पे, इस पिक में भी आप देख सकते हैं जुगनू दिखाई दे रही है। तो इसके डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ फायरफ्लाइज इन इंडिया। तो ये क्या है, तो भारत में पहली बार जुगनुओं का विस्तृत सूची तैयार की गई है। तो भारत में पहली बार इसकी सूची तैयार की गई है। आपको पता है इसका भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये भी इकोसिस्टम के अभिन्न अंग है, इसलिए इनका भी देखभाल जरूरी है। तो इसके लिए ये पहल चलाया गया है। इस अध्ययन में उनकी उपस्थिति और प्रजातीय विविधता का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। यानी वे उनके बारे में टोटल डिटेल्स को जो है किस तरीका के डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या मतलब उनके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों का जो है दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ठीक, उसके अलावा जो है, इसके अलावा कुछ और भी बात करेंगे इसमें। तो भारत में कुल 92 इनकी प्रजातियां जो है, भारत में कुल 92 इनकी स्पीसीज दर्ज की गई है, जगह जगह अलग अलग स्थानों पे। इनकी स्थानीयता की बात करेंगे तो 60% से अधिक प्रजातियां जो है केवल भारत में पाई जाती है,
और भारत में भी अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट पे, वेस्टर्न घाट पे इनकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। जुगनू के बारे में अगर बायोलॉजिकल नॉलेज चाहिए तो आपको पता होगा कि जो जुगनू होते हैं वो बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, ठीक। यानी जो है इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक। जैसे छोटा सा बल्ब जल रहा हो उस तरीका से जलते हैं। इसका क्या कॉज होता है? बायोल्यूमिनेंस शो करने का मेन कॉज होता है कि इनमें एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन। जब ये ल्यूसीफेरिन जो है एक विशेष प्रकार का ग्लूकोज उनके बॉडी में रहता है, जो जिसे ल्यूसीफेरेज कहते हैं, ल्यूसीफेरेज से रिएक्ट करता है, उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन मिलता है और उनका कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, ये सब मिलके उनमें रिएक्शन कराते हैं और एक उस रिएक्शन से उनके बॉडी के अंदर एटीपी जनरेट होता है जिनसे वो अपना एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इसी के साथ में जो है लाइट प्रोड्यूस होता है और इसी लाइट के वजह से जो है जुगनू जो है जलते हुए दिखाई देती है। अच्छा, जो लाइट का उनके बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो जुगनू के बॉडी के अंदर लाइट का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो होता है इसी लाइट के सहारे जो है वे एक जुगनू दूसरे जुगनू से कम्युनिकेशन बनाते हैं, अपनी संचार अपना। तो ये उनके बीच में कम्युनिकेशन का साधन होता है, ठीक। उसके अलावा इससे वे अपोजिट जेंडर को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें ये भी लिखेंगे कि ये क्या करते हैं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है नए रामसर स्थल जो 2026 तक पहचाने गए हैं। तो जनवरी 2026 में भारत ने 2 नए वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया है और जनवरी 2026 में इसको जैसे ही शामिल किया गया तो उसकी संख्या बढ़ के 98 हो गई, ठीक। लेकिन अप्रैल में फिर से एक और जो है नया रामसर स्थल को शामिल किया गया। तो यानी फाइनली जो है अभी भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 99, ठीक। रामसर स्थलों में कौन कौन सा, तो लास्ट का जो 2026 में 3 जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो कौन कौन सा है? एक है, इसमें से पहला है गुजरात के छारी दंड, ठीक। दूसरा है पटना पक्षी अभयारण्य, सॉरी ये पटना में नहीं है, ध्यान देंगे, पटना पक्षी अभयारण्य नाम है पटना, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक्चुअल में क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ठीक। और जो तीसरा मिला है यानी सबसे अंतिम, वो है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ? ये भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है, ठीक। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो ये गुजरात का पहला कौन सा है? छारी दंड जो है वो गुजरात का 5वां रामसर स्थल है, ठीक। और पटना पक्षी अभयारण्य जो है इसके बारे में याद रखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ठीक, जो गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है। अब जब यहाँ पे बात की जा रही है रामसर स्थल की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामसर स्थल किसे कहते हैं। तो रामसर स्थल क्या होता है? ये होता है, रामसर स्थल ऐसे आर्द्र भूमि होते हैं, यानी वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण संरक्षित किया जाता है, ठीक। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। इसका अगर हिस्ट्री की बात करें, रामसर स्थल की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो रामसर स्थल का जो ये नाम है रामसर, वो लाया गया है ईरान कंट्री से। कहाँ से? ईरान से। तो रामसर एक्चुअल में ईरान में एक सिटी है, उसका नाम है रामसर सिटी, ठीक। तो वहां से जो है रामसर स्थल इसी जगह पर जो बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं उन्हीं के संरक्षण से स्टार्ट किया गया था, इसलिए ऐसे स्थल को रामसर स्थल कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1971 से, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका हुआ है। उसके पहले 1963 से इस पर वर्क करना शुरू कर दिया गया था। आइए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है होप आइसलैंड एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होप आइसलैंड के बारे में जानना है और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना है। तो इसका अगर हम लोग देखें इंट्रोडक्शन, तो ये 17 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के तहत
होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा उपलब्ध कराई है, उसको विकसित करी है। ठीक, ये कहाँ है, तो यह जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक, उससे लगभग 600 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यह गोदावरी नदी के द्वारा लाए गए तलछट से बना 18 किलोमीटर लंबा टैडपोल आकार का सैंड स्पीट है। ठीक, जिस तरीका से जो है आपको पता है कि नदी बहुत सारे अवसादों को ले जाके और समुद्र में गिराते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, जहाँ से वहाँ पे जो है एक इस तरीका का जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वैसा ही कुछ ये भी स्ट्रक्चर है जो गोदावरी नदी के अवसाद से बना हुआ है। इसके अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ठीक, तो ये जो है भारत का सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक, ये जो है यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ है, वो है ये सुंदरबन, बंगाल में। ठीक, तो यह गोदावरी नदी और बंगाल के खाड़ी के संगम पर स्थित है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। इस स्थान पर कुछ वनस्पति और उन वहाँ पे जो भी फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं उनमें देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैंग्रोव की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। आप मैंग्रोव्स के बारे में पता होगा, मैंग्रोव वन, ठीक, तो उसकी यहाँ पे अप्रॉक्स जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत तरह के जो है एनिमल्स यानी फाउना भी पाए जाते हैं, जिसमें फिशिंग कैट, स्मूथ कोटेड ऑटर, ठीक, ये सभी जो है फेमस है वहाँ के लिए। ये आज का नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी जनगणना। देखिए यहाँ पे हाथी जनगणना की बात की जा रही है और वो डीएनए आधारित, इसके पहले जो भी हाथी का गणना किया जाता था बट वो डीएनए के बेस मान के नहीं किया जाता था। ठीक, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक, तो भारत ने पहली बार डीएनए आधारित जंगली हाथी जनगणना शुरू किया है। ठीक, यहाँ पे एलिफेंट का सेंसस हो रहा है। ठीक, रिसेंटली जो है मानव का भी सेंसस हो ही रहा है देश में, तो ये बात किया जा रहा है एलिफेंट सेंसस की। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2021 से 2025 के बीच में उनकी संख्या का एस्टिमेशन किया गया है। ठीक, तो उसमें देखेंगे उस के अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे इसकी संख्या कितना गणना की गई है। यह अध्ययन जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। अगर वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसके कुछ की पॉइंट्स की, तो कुल हाथी की जो आबादी है वो मिला है इस गणना के अनुसार 22,446। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। ये गणना कितना है, 22,446। जबकि इसके पहले 2017 का जो रिपोर्ट था, 2017 का रिपोर्ट था, उसमें उसकी संख्या इससे अधिक थी। उस टाइम पे ये संख्या जो है लगभग जो है 26-27 हज़ार के आसपास थी। 26-27 हज़ार के आसपास, एक्यूरेट डाटा नहीं याद आ रहा है, इतना थी, जो कि लगभग जो है यहाँ पे संख्या पहले से डिक्रीज हुई है। ठीक, अब ये डिक्रीज हुई है, लेकिन पहले के गणना में और इस गणना में एक्यूरेसी का डिफरेंस है, ये पहले से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ की गई है। अच्छा, ये जो गणना की गई होगी वो कैसे की गई होगी, इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये जिस टेक्निक्स के बेस पे की गई है उसको हम लोग कहेंगे डीएनए मार्क रिकैप्चर टेक्निक। डीएनए मार्क रिकैप्चर टेक्निक का उपयोग करके इनकी गणना की गई है। अब ये कैसे होता है, ये होता है कि जो भी जंगल में हाथियां हैं, तो सबसे पहले जंगल में हाथियां इधर उधर विचरित करते रहते हैं, तो उनके गोबर को, उनके एलिफेंट डंग को जो है इकट्ठा किया जाता है। ठीक, क्या इकट्ठा किया जाता है, तो उनका गोबर, हाथी का गोबर, ठीक, उसके गोबर के नमूनों को इकट्ठा किया जाता है। फिर उस नमूनों को, ये जो गणना हुआ है उसमें लगभग 21,056 डंग यानी गोबर के नमूनों को लिया गया था। ठीक, इसमें से जो है आपको पता होगा कि इसमें हाथी के बहुत सारे सेल टूट के आ जाते हैं और उस सेल के अंदर जो है इसके डीएनए रहते हैं, तो वहां से उनके गोबर से डीएनए को निकाला जाता है। ठीक, और वहां से क्या किया जाता है, वहां से इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए रिमार्किंग टेक्निक का इस डीएनए पे इस्तेमाल किया जाता है, और उससे जो है उनकी संख्या और उसके बारे में, हाथी के बारे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन और अन्य इंफॉर्मेशन को ज्ञात किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य के बारे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, ठीक। सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। देखिए ये क्या है, ये अगस्त 2025 की बात है। तो अगस्त 2025 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया, ठीक। ये जो है भारत का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया। अब आपको ये भी पता होगा कि पूर्व में जो है अब यह केवल इससे बड़ा कौन है, बस एक ही है, और वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक। तो ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है अब हमारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। हाँ, तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, ठीक। ये क्या है, तो 22 जनवरी 2026 को दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी में सुधार होने के बाद GRAP थर्ड के प्रतिबंध को हटा दिया गया, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको पता है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा पड़ा था, ठीक। इसके वजह से जो है वहाँ पे GRAP थर्ड का जो है प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक। तो थोड़ा सा सुधार हुआ जिसके बाद से इसको हटा लिया गया। कब हटाया गया, तो ये हटाया गया 22 जनवरी 2026 को। अब जानते हैं थोड़ा सा ग्रैप के बारे में कि ये क्या होता क्या है। तो ये इसका फुल फॉर्म जैसे हम बता चुके हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक। ये क्या है, तो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने पर लागू किया जाने वाला आपातकालीन उपायों का एक सेट होता है, ठीक, जो डिफरेंट लेवल पे लगाया जाता है। जब अगर कम प्रदूषण हो, कम एयर क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ हो, तब ग्रेड 1 लगाया जाता है, ग्रेप 1, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो ग्रेप 2, इस तरीके से उसके ग्रेप 3 लगाया गया था, ठीक। ये जनरली जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत गंभीर स्थिति में चला जाता है तब लगाया जाता है, तो उस चीज़ को हटा लिया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं हम लोग। तो इसका जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, ठीक, वो वर्तमान में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM द्वारा लागू किया जाता है, ठीक। इसके बारे में ये हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं AQI के बारे में कि दिल्ली का AQI हमेशा जो है चर्चा में रहता है, हमेशा वहाँ पे प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी में गड़बड़ी पाई जाती है। तो जो AQI की गणना की जाती है वो उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स को देखा जाता है, 8 प्रकार के मेनली पोल्यूटेंट्स को आधार मान के और AQI की गणना की जाती है। तो AQI जो है वो उसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पार्टिकुलेट PM यहाँ पे स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर, तो इसमें PM10, PM2.5 ये क्या होते हैं, तो जो एयर में धूल के कण, कुछ मेटल्स के कण, बहुत सारे ऐसे धूल कण वगैरह, डस्ट वगैरह रहते हैं, तो उसका जो अगर साइज जो है 10 नैनोमीटर के आसपास रहता है तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर अति सूक्ष्म हो जाता है वो तो उसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में रखा जाता है। ये बहुत घातक होता है। ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो है इतने छोटे होते हैं कि हमारे ट्रैकिया के थ्रू, सांस वाले पाइप के थ्रू फेफड़े में जाते हैं, फेफड़ा से एल्वेओली में जाते हैं, वहाँ से हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, जो हमारे लंग्स को भी लिए भी घातक है। इवन कि ये ब्लड घूमते हुए हार्ट में जाएगा तो हार्ट के लिए भी घातक होता है। ये बहुत सारे कैंसरस सेल भी पैदा कर देते हैं, ठीक। तो इसके अलावा जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे ओजोन, ठीक, अमोनिया, लेड, इन सबको इन सब की एयर में कितनी मात्रा है उसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का AQI, ठीक। तो यहाँ पे एक टेबल में आप लोग देख रहे हैं कि जिस एरिया में ग्रैप 1 ये GRAP 1 रहता है, कब, जब वहाँ पर AQI का स्तर जो है 200 से 300 के बीच में रहता है और उसको खराब माना जाता है, ठीक, उसको खराब माना जाता है। उसी तरीक़ा से जो है इसमें GRAP सेकेंड कब चरण लगाया जाता है, जब वहाँ का एयर क्वालिटी जो है 301 से 400 के बीच में, इसको बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। जबकि दिल्ली का सोचिए कि दिल्ली में जो है 400 से अधिक हो चुका था, ठीक। वहाँ पे किसी किसी जगह पे 500 600 भी आ चुका था, इसलिए वहाँ पे चरण 3 का जो है GRAP प्रतिबंध लागू किया गया था, ठीक। और ये कब होता है कि जब वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा निर्माण पर रोक लगा दिया जाता है, वहाँ पे सॉरी ये मतलब जब ये GRAP थर्ड लागू किया जाता है तो उस कंडीशन में लागू क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ चुका रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूटेंट्स फैल गए रहते हैं, स्पेशली इन सभी प्रकार के पोल्यूटेंट्स। तो वहाँ पे बड़े बड़े निर्माण पे रोक लगा दिया जाता है, ठीक। वहाँ पे जो है BS थर्ड पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है लार्ज अमाउंट में जो है पार्टिकुलेट मैटर और पोल्यूटेंट्स, अदर टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं एयर में।
ठीक, तो थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स बारे में और जानेंगे कि बढ़िया एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना को माना जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे तो अगर जो है किसी एरिया का एयर क्वालिटी 0 से 50 के बीच में रहे तो उसको बेस्ट माना जाता है। ठीक, इसको जो है सबसे अच्छा क्वालिटी में माना जाता है। ठीक, अब सोचिए कि दिल्ली का एयर क्वालिटी जो है 400 प्लस 500 के अप्रॉक्स में चला गया था नवंबर दिसंबर के आसपास में। अगर 51 से लेके 100 के बीच में रहता है तो उसको मॉडरेट माना जाता है। वहीं जो है अगर 101 से अगर इससे अधिक हो जाता है तो उसको जो है पुअर क्वालिटी में समझना शुरू कर दिया जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले सिटीज़ हैं या फिर देश हैं तो उसमें आता है आइसलैंड। आइसलैंड आता है, वहाँ पे आता है, और आता है जैसे यूरोपियन कुछ कंट्री जैसे विलिंगटन आता है, विलिंगटन विलिंगटन है, ज्यूरिस है। ये सभी जगह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 20 से भी कम रहता है हमेशा। ठीक, और हमारे देश का जो शहर है वहाँ पे जो है 200 400 500 इतने पहुँच जा रहे हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत घातक है। ठीक, तो अभी जो है थोड़ा सा सुधार हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली का जो GRAP 3rd प्रतिबंध है उसको हटाया गया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस पुरस्कार में आप जानिए, आप इसके इनके बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत बड़ा जो है साइंटिस्ट थे, स्पेशली जो है ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट थे जो इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे बात किया जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, दुनिया के लेवल पे किसको कहा जाता है तो उनके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग। नॉर्मन बरलॉग, ये अमेरिका के हैं, ये अमेरिका के हैं। ठीक, आइए इस पुरस्कार की हम आगे बात करते हैं। तो ये पुरस्कार जो है ये पुरस्कार इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को भी दिया जा सकता है। ठीक, तो ये रिसेंटली किसे मिला है? ये तो ये मिला है इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसको EFI को, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका योगदान जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था। ठीक, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है सोनम वांगचुक के बारे में। ठीक, और ये जो है एक क्लाइमेट लीडर हैं, क्लाइमेट देखभाल करने वाले उससे रिलेटेड ये एक्टिविस्ट हैं। ठीक, तो देखिए अभी टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया के 100 प्रभावशाली नेताओं का लिस्ट जारी हुआ है। 100 प्रभावशाली नेताओं का लिस्ट जारी किया है। कौन किया है? ये किया है टाइम मैगजीन 2026। ठीक, ये अब उसमें से जो है ये क्या है तो ये मतलब क्लाइमेट लीडर में भारत की ओर से एकमात्र भारतीय हैं, ये इनको शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोनम वांगचुक को जो है टाइम मैगजीन 2026 के 100 प्रभावशाली 100 प्रभावशाली लोगों में से एकमात्र भारतीय चुने गए हैं नेता के रूप में। उनका नाम है सोनम वांगचुक। ठीक, तो ये क्या है? एक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं। ठीक, ये इनोवेटर भी हैं। ठीक, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं। ठीक, इनके बारे में ये बहुत सारे जो है क्लाइमेट को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले दिमाग लगाते रहते हैं। और स्पेशली आप लोग ने एक मूवी देखा होगा थ्री इडियट मूवी में जो आमिर खान जो एक्टिंग किए हैं वो इन्हीं के एक्टिंग को माना जाता है, इन्हीं के लाइफ को प्रदर्शित किए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेशली जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए और वहाँ के एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे नेताओं की बात ना करके अगर अभिनेता की बात की जाती, यहाँ पे नेताओं की जगह पे अभिनेता की बात होती तो उसमें भी जो है इंडिया से एक अभिनेता शामिल किए गए हैं, उसका नाम है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। ठीक, आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन इन्वायरमेंटल प्राइज से रिलेटेड।
ठीक, ये प्राइज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये प्राइज़ है दुनिया भर के 6 फीमेल्स को, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वर्ल्ड लेवल का प्राइज़ है जिसको जीतने वाली सभी की सभी महिलाएं हैं। ठीक, तो इससे दुनिया भर की 6 महिलाओं को सम्मानित किया गया। किससे? गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से। ठीक, तो पूरे दुनिया के 6 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पहली बार था जब इस तरह के पुरस्कार के इतिहास में सभी विजेता महिलाएं थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, कि और उनको आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे फोटो में उनको दिखाया गया है। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है परवीन शेख से रिलेटेड। ठीक, परवीन शेख ये कौन है? तो इनको जो है इनको संकटग्रस्त पक्षी, भारत का एक स्पेशल जो है इंडियन स्कीमर्स हैं, ठीक है, और उनके संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया है। और जो अवार्ड इन्हें मिला है उसका नाम है वाइटली अवार्ड 2026। ठीक, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इस पक्षी को आप देख सकते हैं, ये पक्षी है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पे ये इंडेंजर्ड फॉर्म में चला गया है, यानी संकटापन्न प्रजाति है। और ऐसे प्रजाति के बारे में थोड़ा सा आप ये भी जानते होंगे कि IUCN जो है एक लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट। ठीक, या एक बुक भी है रेड डाटा बुक। इसमें ऐसे जीवों को रखा जाता है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होते हैं या फिर जो विलुप्त हो गए रहते हैं या विलुप्ति के कगार पे रहते हैं। तो ऐसे ही एक पक्षी है इंडियन स्कीमर्स। ठीक, और उसके कंजर्वेशन के लिए इन्हें परवीन शेख को जो है वो एक बेहतरीन पुरस्कार दिया गया है, वाइटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक, आइए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट है संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक, यानी रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन, GIM। ठीक, इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो ये है संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन जो है क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया गया है। ठीक, और यह मिशन जो है वह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि के लिए शुरू किया गया है। ये मिशन किस लिए स्टार्ट किया गया है? स्पेशली जो है रिफॉरेस्टेशन के लिए किया गया है। ठीक, ताकि जो है वनों में वृद्धि किया जा सके। पॉसिबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जो नेगेटिवली क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। तो ऐसे चीज़ों के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। ठीक, यह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे तो ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है इस प्रोग्राम का। ठीक, NAPCC प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक, इसे 2008 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए जो है 12,190 करोड़ का बजट अभी वर्तमान में एलोकेट किया गया है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो फॉरेस्ट एक्सपेंशन होगा इससे। ठीक, और उसका जो है एम रखा गया है कि 5 मिलियन हेक्टेयर पर जो है फॉरेस्ट को बढ़ाया जा सके, इतना तक। ठीक, इससे जो है अप्रॉक्स जो है 3 मिलियन फैमिलीज को फायदे में होंगे। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे कार्बन सिंकिंग का टारगेट जो है उसमें 3.39 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रखा गया। ये क्या होता है? कार्बन सिंकिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक, अब ये कैसे होगा, कार्बन सिंकिंग कैसे होगा? तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वे सभी प्लांट्स जो है अपने जिंदा रहने के लिए, अपने भोजन के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक, यानी प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट यानी फॉरेस्ट लगा दिया जाए तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, जिसको जो है कार्बन सिंकिंग कहा जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को भी इसके साथ इंक्लूड किया गया है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को का मानव और जीवमंडल MAB कार्यक्रम। ठीक, ये क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। ये है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक, तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और यह जो है अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। ठीक, इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी और इसका उद्देश्य जो है ह्यूमन और
इन्वायरमेंट मतलब मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए रखना है। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये संतुलन संतुलन बिगड़ गया, ठीक, तो मानव सहित अन्य प्रजाति सभी पर जो है खतरा आ जाएगा, सभी के लाइफ पे खतरा आने की संभावना है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व संचालित होता है। ठीक, और यह कार्यक्रम जो है वह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और साइंटिफिक रिसर्च पर केंद्रित है। आइए हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, जैसे हम बता चुके हैं कि क्या करना है, तो मानव और पर्यावरण के बीच में जो है संतुलन को स्थापित करना है। मानव और पर्यावरण के बीच में संतुलन को स्थापित करना है। उसके अलावा जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है। ठीक, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है। ठीक, कंजर्वेशन को नहीं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको रोकना है। ठीक, उसके अलावा जो है सस्टेनेबल यूज जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का सस्टेनेबल यूज को बढ़ाना है। ठीक, अगर इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करेंगे तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। जो भी वहाँ के एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो वहाँ पे ट्राइब्स टाइप के लोग या फिर जो भी वहाँ के लोग होंगे उसको इसमें शामिल करना। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। ठीक, ये क्या है, तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि ये जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो याद रखिएगा जर्मन वॉच के द्वारा। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वास्तविक मौसमी आपदाओं, ठीक, के मानवीय और आर्थिक प्रभावों को मापती है। ठीक, इसके बारे में और जानेंगे तो ये भविष्य का अनुमान नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं का विश्लेषण करता है। जलवायु जोखिम सूचकांक, अब यहाँ पे इंडेक्स की बात की जा रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि ये सूचकांक जो है ये मापता कैसे है, ये कैसे किन किन चीज़ों के लिए जारी किया जाता है। तो स्पेशली यह सूचकांक जो है बाढ़, तूफान और हीट वेव्स इसको प्राथमिकता देता है। इसमें 6 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक, ये डेथ उस पर्टिकुलर एरिया में कितने होते हैं, उसका डेथ रेट क्या है, वहाँ पे आर्थिक नुकसान क्या होते हैं, जीडीपी का अनुपात में किस तरीके का लॉस होता है, उसके अलावा जो है एब्सोल्यूट इम्पैक्ट क्या पड़ता है और रिलेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इन सब इंडिकेटर्स को रख के तब जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकाला जाता है। और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो है भारत की स्थिति देखेंगे तो इसमें भारत की स्थिति है 9th रैंक पे है। अच्छा, ध्यान देंगे, ये 9th रैंक का मतलब आप इसे बहुत अच्छा नहीं समझेंगे। ये जैसे आप लोग अन्य इंडेक्स में देखे होंगे, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, तो अगर इसमें अगर इंडिया का रैंक 102 है, इसका मतलब जो है ये बहुत ख़राब इंडेक्स है, 102 नंबर पे जाना अच्छा नहीं है, 1 पे जो आएगा वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ पे जो जिस देश का रैंक फर्स्ट होगा वह बहुत बैड कंडीशन में है, इसलिए हम लोग मानेंगे कि हमारे देश का भी जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है अच्छा क्वालिटी में नहीं है। यहाँ पे 9th रैंक है। ठीक, पूर्व में जो है 6th रैंक था। इट मीन्स पहले से थोड़ा सा सुधार हुआ है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। ठीक, देखिए इसका आयोजन जो है वह 9 सितंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 एवं वेटलैंड सिटीज मान्यता समारोह 2025 आयोजित किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है हमारे पर्यावरण मंत्री का। तो कौन है अभी फिलहाल में है श्री भूपेंद्र यादव। अभी हैं श्री भूपेंद्र यादव। तो फिलहाल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है ये श्री भूपेंद्र यादव हैं। तो इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक, इसमें जो है 130 शहरों को शामिल किया गया जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और इसमें आधार क्या था, तो शहर विशिष्ट वायु गुणवत्ता सुधार, यानी उस शहर का एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। ठीक, और उसके आधार पर जो है इसकी रैंकिंग की गई है। ठीक, और तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की रैंकिंग आई है, जैसे उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करेंगे तो उसमें
फर्स्ट पे इंदौर है, उसके बाद से जबलपुर है, आगरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है, वहाँ की जो एयर क्वालिटी में जो पहला रैंक है बेहतरीन, वो है इंदौर का, ठीक। उसके बाद से जबलपुर का, उसके बाद से आगरा का, ठीक। उसी तरीक़ा से कुछ और भी इसमें डाटा दिए गए हैं कि 3 लाख से 10 लाख के बीच शहर वाले में बात करेंगे तो अमरावती है, झांसी है, ठीक। झांसी और मुरादाबाद दोनों को संयुक्त रूप से सेकंड रैंक पे रखा गया है, अलवर है। 3 लाख से कम वाला में जो है देवास है, परवाणु है और अंगुल है, ठीक। उसके अलावा कुछ मेट्रो सिटी की भी रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग में जो है दिल्ली को 32वां रैंक मिला है, बेंगलुरु को 36वां रैंक मिला है, कोलकाता को 38वां रैंक मिला है, चेन्नई को 41वां रैंक मिला है, ठीक। और मेट्रो शहर में अगर प्रदर्शन की बात करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि चेन्नई जो है वह एकमात्र मेट्रो सिटी है जिसने सुरक्षित सीमा से 58 माइक्रोग्राम पर MMQ, मतलब जो भी उसका खराब होने का सीमा है, सुरक्षित सीमा, उससे कम है इसका, मतलब इसका कंडीशन ठीक ठाक है। दिल्ली का जो है कंडीशन बहुत बुरा है, यहाँ पर जो है वह 203 माइक्रोग्राम पर MQ जो है यहाँ का जो है रेट पता चला है, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन टैक्स, ठीक। हरित कर, ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले ये जान लें कि हरित कर होता क्या है। तो ये एक ऐसा टैक्स है जो पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर लगाया जाता है, ठीक। खासकर ऐसे वाहन पर जो बहुत पुराने होते हैं या फिर किसी दूसरे स्थान से आते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है ये कि उत्तराखंड ने जो है दिसंबर 2025 से जो है हरित टैक्स लगाना शुरू किया है। किस पर लगा रहा है, तो बाहर से, जो बाहर के राज्य है उससे आने वाली वाहनों पर, ठीक, ये टैक्स लगेगा, ठीक। और इस टैक्स से जो पैसे वसूली किए जाएंगे उसको इन्वायरमेंट को ठीक करने में उपयोग किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है, कि इसका मेन उद्देश्य है कि एयर पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा, पुराने और बहुत ज़्यादा प्रदूषण देने वाले जितने भी गाड़ी हैं, ठीक, उसको जो है हटा देना है, ठीक। तो इससे जो है क्लाइमेट में बहुत सारे सुधार आएंगे, इससे जो है प्रदूषण में बहुत सारे सुधार आएंगे, ठीक। तो आज इतना ही। और जो भी आज आप लोग स्टडी किए हैं पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, उसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जामगंज 365, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।